नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नवादा में गोसाई बिघा पथ पर नदी में बना डाइवर्जन पूरी तरह से पानी में तेज धार में बह गया, जिसके चलते करीब 24 से ज्यादा गांव का संपर्क नवादा मुख्यालय से कट गया है। हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। लोग जुगाड़ के नाव के जरिए नदी के एक छोर से दूसरी छोर जा रहे हैं, जिसमें हादसे का डर बना रहता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर जिसमें नदी में बना डाइवर्जन बह गया, और ये दूसरी तस्वीर जिसमें जुगाड़ू नाव के जरिए लोग एक छोर से दूसरे छोर जाते हैं। एक दिन की मूसलाधार बारिश ने सकरी नदी के जलस्तर में ज़बरदस्त वृद्धि आई है, और जिसके कारण जो सकरी नदी पर जो बना जो डाइवर्जन है वो पूरी तरह से टूट गया है। इस वक्त आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि एक जुगाड़ नाव के जरिए जो है लोगों को इस ओर से उस ओर किया जा रहा है। हम तस्वीर आपको नवादा के गोसाई बिघा का दिखा रहे हैं कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डाइवर्जन के टूट जाने से जुगाड़ नाव के जरिए लोगों को बाइक जो है सो उसको इस ओर से और लाया जा रहा है। हालांकि जो पैदल यात्री हैं वो किसी भी तरह पानी में जाके अपने आप को इस एक ओर से दूसरे ओर ले जा रहे हैं, मगर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को आने जाने का कोई भी जरिया नहीं है, जिसके कारण लोग इस जुगाड़ नाव पे की सवारी कर जान जोखिम में डालकर नदी के इस ओर से दूसरे ओर जाने को मजबूर है। इस वक्त कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं कितना दिक्कत हो रहा है ये डाइवर्जन के टूट जाने से, ये बताइए। बहुत दिक्कत है भाई। अच्छा, क्या तो कैसे लोग आ जा रहे हैं? नाव के जुगाड़ से। अच्छा, तो मतलब प्रशासन अभी तक यहाँ पे नहीं आया है देखने के लिए, तो अभी सिर्फ एक ही जरिया नहीं है? नहीं। क्या नाम है? रवि कुमार। कुछ और लोग यहाँ पे हैं, स्थानीय लोग हैं जो इधर से आना है। जी आप ये बताइए क्या समस्या आप लोग को हो रही है यहाँ पे? समस्या दोनों पड़ी, डाइवर्सन भरा जाए तो आने जाने में तकलीफ दूर हो जाए। कब ये टूटा? ये संडे को 2 बजे के लमसम में। तो जो बारिश हुई थी उसी में जी टूटा? जी। तो मतलब अभी तक इसे कोई बनाने वाला कोई नहीं आया? बनाने वाला भरा रहा है पट्टी, इधर से नहीं हुआ? इधर से नहीं। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। डाइवर्जन टूटा हुआ है, पानी में बहुत दिक्कत हो रहा है, पुल टूट गया है। अभी तक प्रशासन नहीं आया है देखने के लिए जो देख सके। तो आप लोग कैसे भी जा रहे हैं? पूरा बहुत दिक्कत से जा रहे हैं हम लोग। तो अभी नाव से जा रहे हैं? हैं। नाव पैसा ले रहे हैं ना? हाँ, पैसा लग रहा है। पुल कब तक क्या स्थिति है? पुल का भी स्थिति को दिखा नहीं जा रहा है, अभी तो देखा नहीं कब बनेगा नहीं होगा, अभी तो कोई कंफर्म नहीं है। क्या नाम है? आयुष कुमार। जैसा कि आपने सुना, लोगों का यह कहना है कि डाइवर्जन के बह जाने से लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है, और अभी बरसात केवल शुरू हुई है, तो इससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब बरसात अपने फुल फेज में होगा तो लोगों को कितनी समस्या होगी। तो ज़रूरत है कि यहाँ पे जो डाइवर्जन का जो निर्माण जो है वो जल्द से जल्द किया जाए, और पुल भी लगभग बनकर तैयार है, केवल उसका अप्रोच पथ जो है उसे जोड़ा जाना बाकी है। तो लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुल चालू हो, ताकि यहाँ पर जो आवागमन है वो पूरी तरह से सामान्य हो सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करने के बाद अब नीचे आ गया है। जलस्तर में गिरावट के बाद दियारा के लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद भी खतरे की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में है, और तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। संभावित बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने नाव और गोताखोर की व्यवस्था कर दी है। नदी के कटाव को रोकने के लिए जियो बैग का स्टॉक भी किया गया है, जिससे आपदा के दौरान हालात बेकाबू ना हो सके। जांच टीम को उसके निरीक्षण के लिए भेजा है, क्योंकि संभवतः कल आज शाम तक, देर शाम तक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फिर हम लोग एनालाइज करेंगे उसको। और वैसे आपको बता दें कि बाढ़ नियंत्रण के लिए हम लोग पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। कई जगहों पे बांध को मजबूत किया गया है। हम लोगों ने जो तटबंध की रक्षा के लिए जो दल होता है उसका भी चयन बाढ़ प्रमंडल के तरफ से कर लिया गया है, और हमने अपने अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दे दिया है। और इसी बीच दानापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, दहेज के लिए महिला की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं, जहां दहेज के लिए महिला की हत्या कर दी गई। पति और सास को गिरफ्तार किया गया है। नौबतपुर के जीतू चक की घटना है, जहां बाइक के लिए पत्नी की हत्या कर दी गई। शव को पुनपुन नदी के किनारे दफना दिया गया था, ताकि किसी को इसकी भनक तक ना लगे।
परिजनों ने लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू की और पड़ताल के दौरान पर्दाफाश किया। काजल की शादी राहुल पासवान से हुई थी, लेकिन बाइक की मांग को लेकर काजल की हत्या कर दी गई। बहन का हत्या कर दिया गया है। कहाँ? जीतू चक। कब हत्या हुआ है? हमको सूचना आज मिला है, लेकिन नाइट में हुआ था, वो कल शाम को है। कैसे हत्या हुआ है? गला दबाकर हत्या कर दिया गया। क्या कर दिया है? पति राहुल पासवान। और पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। प्रेमिका के पिता ने गोली मार दी है। शादी से इनकार करने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वादा तोड़कर दूसरी जगह शादी कर ली गई थी, जिसके बाद युवती के पिता ने अपने बेटे के साथ पहुंचकर उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, जिसका दुखद अंत हुआ। इस कहानी में प्रेमिका के पिता ने युवक की इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि उसने उसकी बेटी से प्रेम तो किया, लेकिन शादी करने से इनकार कर दिया और वादा को तोड़कर दूसरी लड़की से शादी रचा ली। लड़की के पिता को ये बात नागवार गुजरी और उसने अपने बेटे के साथ मिलकर युवक को उसके घर के पास ही गोली मार दी। गोली युवक के सिर में मारी गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। निजी नर्सिंग होम में उसका इलाज चल रहा था, जहां उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। अग्निपथ पर उपद्रवियों के बवाल के बाद अब सिवान में हालात शांतिपूर्ण हैं। सड़क मार्ग से लेकर रेल मार्ग तक परिचालन सामान्य हो गया है। सिवान में आज तक धारा 144 लागू है। सिवान जंक्शन पर पुलिस काफी मुस्तैद है। स्टेशन पर एसएसबी सहित आरपीएफ और जीआरपी पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। अग्निपथ स्कीम बवाल के बाद सिवान में पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग, पूरी तरह से परिचालन शुरू हो चुका है। इसके बावजूद आज 24 तारीख है और यहाँ सिवान में आज तक 144 जिला प्रशासन द्वारा लागू कर दिया गया है। ऐसे में सिवान सड़क पर भी जगह जगह फोर्स की तैनाती हुई है। वहीं सिवान रेलवे जंक्शन पर भी यहाँ पे एसएसबी बल के तैनात है। अब देख सकते हैं हमारे कैमरे के पीछे एसएसबी के जवान सहित जो आरपीएफ जो रेल प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है, यानी कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो या पूरी तरह से शांति का माहौल रहे सिवान में, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट है। हमारे साथ सिवान के आरपीएफ इंस्पेक्टर जाने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की तैयारी है और क्या कैसे अलर्ट है? हम लोग बिल्कुल अलर्ट हैं अपने सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर के। स्टेशन पर किस तरह की है? हमारे स्टेशन पर जीआरपी है, आरपीएफ है, आरपीएसएफ है, एसएसबी है और सिविल पुलिस के स्टाफ हैं। स्थानीय प्रशासन के मजिस्ट्रेट लोग तैनात हैं। सब सुरक्षा बंदोबस्त को लेके अपना चाक चौबंद। परिचालन सामान्य है ट्रेनों का? जी बिल्कुल सब पूरी तरह नहीं रहेंगे ट्रेन पे। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह जवान है, मुस्तैद है। इधर दिखाने की कोशिश करेंगे। एसएसबी के जो जवान हैं आप देख सकते हैं पूरी तरह से मुस्तैद है। ट्रेन का जो आवागमन है पूरी तरह से चालू हो चुका है। यात्री भी यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। शांति के माहौल में वो लोग ट्रेन पकड़ रहे हैं और लगातार आवागमन कर रहे हैं। ऐसे में 144 आज तक लगा हुआ है। उसके बावजूद सिवान के सड़कों पे पुलिस तैनाती की गई है। वहीं रेलवे स्टेशन पे एसएसबी बल के जवान तैनात है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। रांची में 10 जून की हिंसा की एनआईए जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए लिस्टेड है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी थी। वहीं ये भी पूछा था कि क्या इस मामले में कोई खुफिया रिपोर्ट सरकार को मिली थी और अगर रिपोर्ट मिली थी तो सरकार ने क्या कार्रवाई की थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि घटना के दिन एक साथ 10,000 लोग कैसे जमा हो गए, हिंसा में कितने लोगों की जान गई और कितने घायल हुए हैं। वहीं घटना के दिन आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। अदालत ने हिंसा के बाद हुई कार्रवाई की भी जानकारी मांगी है। इस बारे में पंकज यादव की ओर से जनहित याचिका दाखिल कर एनआईए जांच का आग्रह किया गया है।
पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से 10 जून की हिंसा के पूर्व से प्रायोजित होने का आरोप लगाया गया है। वहीं एनआईए जांच से हिंसा में शामिल संगठन और फंडिंग का भी पता लगाने की अपील की गई है। गोपालगंज में ईंट ढुलाई की आड़ में बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस ने ईंट लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली से 195 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता गोपालपुर थाना क्षेत्र के सोनहुला गांव पर मिली। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम सोनहुला गांव में गाड़ियों की जांच कर रही थी। उसी दौरान बिना नंबर का ईंट लदा ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंचा, जिसकी गंभीरता से जांच करने पर ईंट के नीचे शराब की बड़ी खेप जब्त की गई। एक ट्रैक्टर पर 100 कार्टन टेट्रा पैक शराब जब्त की गई, जबकि दूसरे ट्रैक्टर से 95 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया। गिरफ्तार धंधेबाजों से पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। छपरा में निगरानी की टीम ने एक घूसखोर सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया, जिनके पास से घूस के 26,751 रुपए बरामद किए गए। गिरफ्तार घूसखोर एसआई प्रभाकर भारती मढ़ौरा थाने में तैनात है, जो किसी केस में एक आरोपी की गिरफ्तारी के एवज में घूस ले रहा था। निगरानी की टीम ने एसआई को मोटर पार्ट्स खरीदते गिरफ्तार किया है। आज से शुरू हो रहे बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र को लेकर सदन के अंदर और बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 30 जून तक चलने वाले सत्र में जनहित से जुड़े करीब आधा दर्जन विधेयक पेश होने की उम्मीद है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जो सत्र 30 जून तक चलेगा। दोनों सदनों में कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी और सत्र के दौरान जनहित से जुड़े करीब आधा दर्जन विधेयक भी पेश किए जाएंगे। पहले दिन दोनों सदनों में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की जाएंगी, जो कि वित्त मंत्री डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इसे पेश करेंगे। 5 दिनों के इस मानसून सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। इसको लेकर सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रथम दिन यानी आज अनुपूरक व्यय विवरणी के अलावा शोक प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। शनिवार और रविवार को सदन की बैठकें नहीं होंगी, जबकि 27 और 28 जून को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य लिए जाएंगे। 29 जून को प्रथम अनुपूरक व्यय पर वाद विवाद, मतदान और विनियोग विधेयक लाए जाएंगे। साथ ही 30 जून को गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प भी लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर शेड्यूल तय है और आज पहले दिन का सत्र है। इसको लेकर कयास लगाया जा रहा है कि सदन जो है उसमें काफ़ी हंगामा होने की भी संभावना है, जिसको लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तारापुर प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय के गोगाचक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य भगवान भरोसे है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने के कारण विद्यार्थियों को तारापुर में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। स्कूल में केवल 3 कमरे होने के कारण बच्चे क्लासरूम में नहीं बैठ पाते हैं। यहाँ पढ़ाई कर बच्चे के घर वालों के कई बार इस बात की शिकायत पदाधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण गांव के जर्जर स्कूल बिल्डिंग की जगह नया भवन बनाने की मांग कर रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बेंच नहीं है, इसलिए नीचे बैठने में परेशानी होती है। पढ़ने में नहीं बेंच आया तो बहुत अच्छा होगा, पढ़ने में सब अच्छा होगा। हमारे विद्यालय गोगाचक का जो है उसको सिर्फ तारापुर में मध्य विद्यालय 2 में किया गया। इसका सूचना हम लोग बीओ साहब को कई बार दे चुके हैं और ये सूचना हम लोग जिला अधिकारी को भी स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे हैं। उसके बाद जब बीओ साहब हमारे विद्यालय में आए, हम लोग वहाँ पर बैठे, बीओ साहब को बोले कि आप जो हमारे विद्यालय को शिफ्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चे को वहाँ बैठने के लिए बच्चे मेरे मध्य विद्यालय तारापुर 2 में हैं और बैठने के लिए अभी डेस्क बेंच की तरह पड़ा हुआ है। पूर्व से ही पूर्व प्रधानाध्यापिका के समय से ही और अभी तक कोई भी पैसा वैसा आवंटन नहीं किया गया है। ऊपर से प्राथमिक विद्यालय गोगाचक भी शिफ्ट यहाँ किया गया है पूर्व के प्रधानाध्यापिका के।
आगामी 1 जुलाई से प्लास्टिक के उत्पादन और उसके भंडारण पर बिहार सरकार की ओर से लगने वाले प्रतिबंध पर बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन ने विरोध जताया है और सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर फिलहाल रोक नहीं लगाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि यदि सरकार इस पर रोक लगाती है तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उद्योग भी प्रभावित हो जाएगा। इससे बिहार में जितनी भी यूनिट्स है वो सारी बंद हो जाएगी और उसमें जो उनका पूंजी लगा हुआ है वो डूब जाएगा। जो रोजगार में जितने लोग लगे हुए हैं वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। ये बिहार का सीन है। मधेपुरा जिले में सड़क दुर्घटना में जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक 5 बहनों के बीच इकलौता भाई था। 2 माह पहले ही युवक की शादी हुई थी। जैसे ही परिजनों को इस बात की सूचना मिली, परिजनों में चीख पुकार मच गया। मृतक सदर अनुमंडल के शंकरपुर प्रखंड स्थित गिद्धा पंचायत का निवासी था। जैसे ही गांव में निर्मल के मौत की सूचना मिली, लोगों के बीच मातम फैल गया। मृतक की बहन ने उसे मुखाग्नि दी। एनडीए की ओर से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किए जाने पर संथाल समाज में खुशी की लहर है। हजारीबाग में संथाली आदिवासियों ने उरीमारी इलाके में मिठाई बांटकर खुशी जताई। राज्यपाल रहने के दौरान साल 2018 में द्रौपदी मुर्मू उरीमारी में सिद्धो कान्हू की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने पहुंची थी। उस समय की यादें संथाल समाज में ताजा हो गईं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। मौजूद हूँ हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत उरीमारी में। यहाँ खड़े होने का कारण है, दरअसल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में यहाँ के संथाली आदिवासियों में खुशी की लहर है, क्योंकि 2018 में द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ का राज्यपाल थी तो यहाँ पर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण करने यहाँ आई थी। ऐसे में आज वो यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं। यहाँ सीधे बात कराते हैं आदिवासी नेता से। बताइए, कैसा लग रहा है जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का पहली बार महिला किसी को उम्मीदवार बनाया गया है? हम लोग को बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम लोग के आदिवासी समाज से, खास करके संथाली समाज से, हमारे जो राज्यपाल जो थे द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। जो देश का सर्वोच्च पद होता है, प्रथम नागरिक का सम्मान उनको दिया गया है। हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो इस क्षेत्र में आई हुई थी। जो हमारा 2018 में हम लोगों ने सिद्धू कान्हू जी का अनावरण का कार्यक्रम रखा था, उसमें वहीं आई थी और इसी जगह पर वो आई थी। इसीलिए हम लोग को उत्साहित महसूस हो रहा है और हम लोग समाज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। समाज पूरी तरीके से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। खुशी का ठिकाना नहीं है, खास करके संथाली आदिवासियों में। एक और बात कराते हैं एक संथाली युवक से। कैसा लग रहा है द्रौपदी जी अब राष्ट्रपति भवन में रहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग संथाली आदिवासी पूरे सभी लोगों के लिए बहुत ही गौरवित होने वाली बात है। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत अंतरात्मा से बहुत हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं कि कोई आदिवासी महिला इस सर्वोच्च पद पर विराजमान होंगी और ये बहुत ही खुशी की बात है हम लोग के लिए। तो संथाली आदिवासियों का खुशी का ठिकाना नहीं है कि अब उनके समाज की एक महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में प्रथम नागरिक के तौर पर रहेंगी। ऐसे में संथाली समाज इसका स्वागत कर रहा है और यहाँ के आसपास के और गाँवों में भी खुशी का ठिकाना नहीं है। जावेद खान, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।